हेलो गाइस। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स एंड अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम्स ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें व्हाट्स द गैस स्टेट, दोनों के स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है, DLPP, और अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल VP वॉल्यूम्स, ALPV सॉरी। इसमें अगर तुम देखो तो P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 PM। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले केस में? V टोटल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 VM, ठीक है। और यहाँ पर जो x इसका मोल फ्रैक्शन था, x1 वॉज इक्वल्स टू P1 अपॉन P टोटल, ठीक है। x2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P टोटल, ठीक है। x2 इक्वल्स टू P1 अपॉन P टोटल, सॉरी V1 अब x1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V टोटल, x2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V टोटल, ठीक है। सेम वे अगर तुम आगे चलते चले जाओ, xm तक चले जाओ तो xm भी, चलो xm लिख लेते हैं। xm देखो तो दिस इज PM अपॉन P टोटल, ठीक है। और xm इस केस में अगर देखें तो VM अपॉन V टोटल, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कंटेनर में CH4 भी है और SO3 भी है, ठीक है। इसका मास, जो मास परसेंट या मास का रेशो है वो 3:5 है, मास रेशो। तो ये पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर्स का रेशो क्या होगा। तो पार्शियल प्रेशर्स का रेशो अगर तुम देखो तो हमने उस दिन भी देखा था कि P1 अपॉन P2 केम आउट टू बी x1 अपॉन x2 एंड n1 अपॉन n2, ठीक है, ये याद है। तो इस वाले में सिंपल लगा सकते हैं, यहाँ पे P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। तो n1 अपॉन n2 दिया हमें, तो मास दिया है, तो इसको n1 अपॉन n2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन, इसका कितना होता है 16, इसका कितना होता है 5 अपॉन 96 होता है ना शायद, नहीं 32 48 80 हुआ ना, 32 16 3 48, ठीक है, 16 5 80, ठीक है, 80 हुआ। तो अगर मैं इसका रेशो देखूँ तो कितना आएगा 5:1, ठीक है। तो 3:1 का रेशो आ रहा है तुम्हारा, किसका? मोल्स का। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 3/1, दैट इज़ जब P1 अपॉन P2 मतलब PCH4 अपॉन PSO3 विल इक्वल्स टू 3:1, ये तुम्हारा रेशो आएगा। गॉट इट? सेम वे सेकेंड, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेज। दो गैसेज का जो मिक्सचर है A और B, ठीक है, हमारे पास A और B दो गैसेज हैं, A प्लस B, ठीक है, गैसेज हैं दोनों। इनका जो मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर क्या है 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज 240 A, इसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज़ 240, ठीक है। देन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड XA एंड XB। तो इसका अगर पार्शियल प्रेशर इतना है तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? PB विल बी इक्वल्स टू PT माइनस PA। तो 600 माइनस 240 360 mm ऑफ Hg। सिंपल है ना भाई, यहाँ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा दिया तुमने, PA प्लस PB इक्वल्स टू PT, और तो PB इक्वल्स टू PT माइनस PA, इतना आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है XA और XB, XA निकालोगे तो क्या आएगा 240 अपॉन 600, 6 चौको 24, 40%
या फिर 0.4 कह लो, और एक्स बी विल बी इक्वल टू 0.6। ठीक है, तुम नहीं भी कैलकुलेट करो तो भी 0.6 ही आएगा, कैलकुलेट करो तो भी 0.6 आएगा, क्योंकि दोनों ही हैं, तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, क्लियर। सेम वे नेक्स्ट इक्वल वेट ऑफ H2। जब इक्वल वेट के क्वेश्चन हमने किए हुए, H2 और CH4 का हमने एक मिक्सचर लिया, ठीक है, इसमें इसके x ग्राम्स हैं, इसके या W ग्राम समझ लो, इसके W ग्राम्स है, इसके भी W ग्राम्स है। ठीक है, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय X2। मास इसका और इसका सेम है, अभी टोटल प्रेशर का कितना बोल रहा है ये, फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन ये जो पूछ रहा है, देखो P1 अपॉन P1 प्लस P2 या PH2 अपॉन PH2 PCH4, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ये तो मास का रेशो हो गया। अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल्स क्या होगा W/2, ये कितना जाएगा W/16। ठीक है, अगर तुम इसके अब रेशो देखो तो ये 8:1 आ रहा है, 8:1 आ जाएगा। अगर ये 8:1 आ गया, दैट मीन्स PH2 अपॉन PH2 प्लस PCH4 विल बी इक्वल्स टू 8:1। ठीक है, तो इन दोनों का 8 PCH4 अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने यहाँ पे लिखा है, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, तो PH2 अपॉन PCH4 विल बी 8 इसके मोल्स और इसके मोल्स का रेशो। ठीक है, और एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी बता दूंगा, ये सिंपल हो गया। और क्योंकि इनका रेशो ये है तो नीचे क्या आ जाएगा 8+1, मतलब PH2 अपॉन PH2 प्लस PCH4 लिखूँगा अगर मैं, तो आई विल हैव टू राइट इट एज 8/9। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है, मतलब इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है, इतना काफ़ी है। वेट का रेशो 1:1 है, लेकिन मोल्स का रेशो क्या करो, इसके मोल से मोलर मास से डिवाइड कर दो, 2 and 16। ठीक, इनको अगर डिवाइड करके देखें तो 8:1 आएगा, 8:1 आएगा। हमसे पूछा ये गया है, लेकिन हमें निकाल ये सकते हैं, इससे रिलेशन से हम ये निकाल सकते हैं, फिर इससे ये निकाल सकते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर तुम्हें याद हो, ये कॉम्पोनेंडो लगाया है एक तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब अगर फ्रैक्शन की बात करोगे तो फ्रैक्शन यह है, यहाँ पर अगर तुम देखो फ्रैक्शन विल बी PX अपॉन P टोटल। भाई अगर टोटल प्रेशर की बात करोगे, ये क्या है PT तो हुआ ये, तो हम ये कह सकते हैं PH2 अपॉन P टोटल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना फ्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू PX अपॉन PT। PX मतलब कोई भी गैस के लिए जिसके लिए पूछा जा रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू दिस। गॉट इट। अब इक्वल वेट दिया है, ठीक है, हुज MR मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसी पे, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया गया है। क्या क्वेश्चन है देखो, हमें क्या किया है कि ये जो गैसेस हैं, खूब सारी गैसेस दे दिया है और इनका इक्वल वेट लिया है, जैसे H2 CH4 He CH4 और O2। ये वाला तो पहला केस हो गया। ठीक है, अगर इसके पहले केस में मैं देखूँ 1:1 का रेशो दिया है, 1:1 का रेशो दिया है, तो 1/2 और 1/16 आ गया, तो इनके बीच में 8:1 का रेशो आ गया। अगर 8:1 का रेशो आया तो इनके फ्रैक्शन आएगा 8/9, इसका आएगा 1/9। मैं बहुत सिंपल तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, ये मास रेशो है, ये मोल रेशो है, ये भी मोल रेशो ही है, और ये क्या है मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो मोल फ्रैक्शन और जो ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, तो ये भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
x, मतलब किसी भी कंपोनेंट की अगर हम बात करें उसका मोल फ्रैक्शन जो है, mf लिख लेते हैं यार इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ x, x का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये आया, यहाँ पे अगर तुम देखो 1:1:1 अगर हमने रख लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 आएगा, ये 1/16 आएगा और ये 1/32 आएगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये आ जाएगा 32 से 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 8:2:1, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 8 3 11, तो ये 8/11 आएगा, ये 2/11 आएगा और ये 1/11 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये तीनों के तीनों रखते हैं इस पे, गॉट इट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे DLPP एंड ACL, मतलब ACPV के भी एग्जांपल्स कुछ ऐसे, अमेगेट्स लॉ, ALPV सॉरी ACPV नहीं, इसकी ज़रूरत है भी नहीं, सिमिलर से क्वेश्चंस होंगे जैसे तुम्हारे DLPP पे आते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। तो पहले डिफ्यूजन और एफ्यूजन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो जैसे अगर किसी, जैसे यहीं पे मैं एक बड़ा सा रूम है जिसमें खड़ा हूँ मैं, इसमें अगर मैं लेट्स से कोई सेंट या कोई डीओ जो है वो छिड़कता हूँ, कोई भी इत्र या कोई, वो भी छोड़ो चलो, अगर मैं यहाँ पे धूप बत्ती जला दूँ तो धूप बत्ती जलाऊँगा, धूप बत्ती से खुशबू आती है, थोड़ी देर में जो वहाँ पे बंदा बैठा है उस तक को वो पहुँच जाएगी। तो कैसे हुआ, यहाँ पे जो भी उसके गैस के पार्टिकल्स थे दे ट्रैवल्ड एंड वेंट देयर, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो गैसेस के रिस्पेक्ट में ही हो गया, लेकिन डिफ्यूजन एसेंशियली अगर देखा जाए तो तीनों स्टेट्स में पॉसिबल होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। लिक्विड की भी टेंडेंसी होती है कि वो फैल जाए, सॉलिड की टेंडेंसी भी होती है कि वो फैल जाए, गैसेस की टेंडेंसी भी होती है। हालांकि सॉलिड की टेंडेंसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स और लिक्विड्स की कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो डिफ्यूजन को अगर हम इन जनरल डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज़ दी टेंडेंसी और द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑक्यूपाई द स्पेस अवेलेबल टू इट। जो स्पेस उसको अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई करने की जो एबिलिटी या टेंडेंसी है उसको हम कह सकते हैं कि दैट टेंडेंसी इज डिफ्यूजन। तो लिखो डिफ्यूजन, लिखो सबसे पहले, ठीक है, डिफ्यूजन लिखना, हेडिंग डिफ्यूजन, ठीक है। इनफैक्ट इसको मिटाते हैं, डिफ्यूजन हेडिंग लिखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी जनरल डेफिनेशन लिख लो। जनरल डेफिनेशन क्या है, लिखो, एवरी सब्सटेंस हैज़ द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई, every substance has the tendency to occupy the space available to it, occupy the space available to it, ठीक है, the space available to it, got it। solids, liquids and gases, solids, liquids and gases all have this tendency, all have this tendency, but the rate of gases, the rate in gases is maximum, या rate is maximum in gases, है ना। rate of diffusion जो है वो ज़्यादा सबसे gases में होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो solid का liquid से, liquid का gas से, इस तरीके से यहाँ पे इसका ऑर्डर आएगा, गॉट इट। नेक्स्ट, अगर मैं गैसेस के रिस्पेक्ट में इसमें बात करूं तो गैसेस के रिस्पेक्ट में हम सिंपली कह सकते हैं कि जो मिक्स होने की जो टेंडेंसी है वो है ना, अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, ये जो द वेरी फैक्ट दैट द गैसेस ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है ना, द वेरी फैक्ट इज डिफ्यूजन, ठीक। तो डिफ्यूजन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं गैसेस के रिस्पेक्ट में कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल कर रही है, दिस इज व्हाट इज डिफ्यूजन। या फिर मिक्स होने की जो उनकी एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो लिख लो इसमें, द टेंडेंसी ऑफ गैसेस टू मूव फ्रॉम, द टेंडेंसी ऑफ गैसेस टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू
low pressure until their partial pressure become equal on both sides. ठीक है, become equal on both sides is called diffusion और mixing ability, मिक्स होने की एबिलिटी जो है। ठीक है जी। मान लो कि V वॉल्यूम और T टेम्परेचर पे मैंने एक बल्ब लिया और इसका भी V वॉल्यूम और T टेम्परेचर मैंने एक दूसरा बल्ब लिया। यहाँ पे स्टॉप कॉक जो है वो लगा हुआ है, स्टॉप कॉक क्लोज्ड कंडीशन में है। ठीक है, स्टॉप कॉक क्लोज कंडीशन में है। यहाँ पर प्रेशर मान लो, चलो इसका एग्जांपल लेंगे, V वॉल्यूम हो गया, मान लो यहाँ पे N2 है, N2 यहाँ पर 5 एटमॉस्फेयर में है, यहाँ पर O2 है, ये 10 एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, PN2, PO2 एंड PN2, सॉरी PN2। गॉट इट। ऐसा कुछ फंडा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ N2 प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ O2 प्रेजेंट है। वॉल्यूम टेम्परेचर इधर भी सेम है, वॉल्यूम टेम्परेचर इधर भी सेम है, सेम वॉल्यूम वाले कंटेनर्स है, ध्यान रखना। इसका कुछ यूज़ है आगे, वो समझ में आएगा। अब मान लो, अब अगर मैं इसमें कहूँ PO2 दैट इज़ इक्वल टू 0, अगर मैं इसमें PN2 बोलूँ दैट इज़ इक्वल्स टू 0। गॉट इट। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ से स्टॉप कॉक खोल दी, स्टॉप कॉक ओपनड। ठीक है, ये वही वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये वही वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये क्या है, स्टॉप कॉक ओपन पोजीशन में या ओपन कंडीशन। अब यहाँ हुआ क्या होगा, N2 है, N2 डेफिनेटली इधर ट्रैवल किया होगा, O2 जो है डेफिनेटली इधर ट्रैवल किया होगा, दोनों एक दूसरे में ट्रैवल करके दे हैव ऑक्यूपाइड दीज वॉल्यूम्स। तो N2 ने पहले V वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई थी, अभी 2V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दी, तो यहाँ पर इसका प्रेशर 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका प्रेशर 2.5 हो जाएगा। क्यों? तुम बोलोगे सर कि वॉल्यूम बढ़ी है तो चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम बढ़ी है तो इसलिए क्या हो गया, हाफ हो गया ना, वॉल्यूम जस्ट डबल हुई है तो प्रेशर हाफ हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर सेम है, तो PV इक्वल्स टू P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक, अच्छा, वॉल्यूम डबल हुए तो प्रेशर हाफ हो गया। सेम वे इस O2 के लिए भी वॉल्यूम डबल हुई है, तो यहाँ पर जो PO2 होगा वो 5 एटमॉस्फेयर होगा और यहाँ पर भी PO2 जो होगा वो 5 एटमॉस्फेयर होगा। तो तब तक ये गैसेस एक दूसरे में ट्रैवल करेंगी, एक दूसरे बल्ब्स में ट्रैवल करेंगी जब तक कि इनका प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, अगर मान लो मैं V1 इसको V1 ले लेता, इसको V2 ले लेता, तो ये 2.5 नहीं होता, तब कुछ और वो आता, तब कुछ और प्रेशर आता। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं इसको इक्वल ले रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों में, पहले वाले में PO2 0 था, अभी PO2 5 एटमॉस्फेयर, वहाँ PN2 0 था, अभी 2.5 हो गया है। गॉट इट। तो यहाँ पे तुमने देखा, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि भाई डिफ्यूजन क्या है। ठीक है, सेम वे अगर तुम बात करो इसकी कि मान लो हमने एक कंटेनर लिया और यहाँ पर एक मैंने मूवेबल ब्लॉक वो लगा दिया है, बैरिकेड है। ठीक है, बैरिकेड है या बैरिकेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्टीशन समझ लो, ये पार्टीशन है, बैरिकेड नहीं, पार्टीशन इज़ द राइट वर्ड। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैंने N2 रखा है, यहाँ पर O2 रखा है। अगर एसेंशियली हम देखें तो N2 O2 से हैवियर होती है। ठीक है, अब मान लो ये पार्टीशन मैंने हटा दिया, तो क्या हुआ, O2 जो है इट शुड रिमेन
डाउन मतलब इन द लोअर पोर्शन ओनली, क्योंकि वो हैवियर है। N2 को ऊपर ही रहना चाहिए क्योंकि वो लाइटर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये दोनों के दोनों क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये दोनों की एटम्स सॉरी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो ग्रेविटी को भी काइंड ऑफ दे ओवरकम ग्रेविटी एंड देन दे मिक्स विद ईच अदर। तो इस एग्जाम्पल से तुम्हें ये पता चला कि दे विल मिक्स विद ईच अदर। यहाँ पर तो डेफिनेटली ये एक दूसरे से ये पैसेज के थ्रू एक दूसरे में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इसको हटा दूंगा तो एक ही कंटेनर बन गया। अब N2 भी इसमें है, O2 भी इसमें है, एंड दे विल नॉट रिमेन सेपरेट, दे विल मेक अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस। ठीक है, और दे विल ट्रैवल अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो लिख लो इसमें, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस अगेंस्ट ग्रेविटी। ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया ना कि हुआ क्या है। दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस अगेंस्ट ग्रेविटी। इन दिस एग्जाम्पल O2 is heavier than N2. In this example, O2 is heavier than N2, hence it should remain in the lower portion of the container. Hence, it should remain in the lower portion of the container after the partition has been removed. After the partition has been removed, मतलब it should, मतलब रहना चाहिए according to the information that we have. But observation क्या होती है कि mix हो जाता है। ठीक है, this is because the kinetic energy of gases, this is because the kinetic energy of gases is high enough to make them go against the force of gravity, ठीक है जी। ओके, नाउ देयर इज समथिंग एल्स जो कि एफ्यूजन नाम से जाना जाता है। डिफ्यूजन, एफ्यूजन अभी हम इंटरचेंजेबली आगे से यूज़ करेंगे, बट मैं उसको डिफाइन करना चाहता हूँ कि एफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन में तुमने देखा कि एक साइज़, मतलब एक पर्टिकुलर साइज़ का पाइप था, ठीक, वो यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के काम आया था। सो द गैसेस ट्रैवल थ्रू बिगर होल और ओरिफिस। लेकिन एफ्यूजन क्या होता है, छोटे होल से, इसे छोटे होल से पास कराओ अगर गैस को। कैसे? जैसे तुम्हारी साइकिल या स्कूटी या कुछ भी होगा, उसमें पंचर हो जाएगा। पंचर होने का मतलब क्या है, बहुत छोटा सा होल हो गया, उसमें दिखता भी नहीं है वो तो, लेकिन धीमे धीमे हवा का रिसाव है, उससे बाहर निकल रही है हवा। क्लियर है? तो क्या होगा, बाहर धीमे धीमे हवा निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस मूव कर रही है। ठीक है, इसमें भी यही था, लेकिन अभी जो छेद, जिस छेद के थ्रू, जिस होल के थ्रू वो मूव कर रही है, वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो रेट विल बी अ लिटिल स्लोअर। ठीक, वहीं अगर तुम्हारा वही टायर फट जाए, एक मतलब पटक जाता है, बोलते हैं ना टायर पटक गया। टायर पटकने का मतलब क्या हुआ कि वो जहाँ पर भी लाइक एक बड़ा सा छेद हो गया, जहाँ से भी फटा वहाँ बड़ा छेद हो गया, सारी गैस इंस्टेंटेनियसली बाहर भग गई। तो दैट इज समवट, दैट कैन बी डिफाइंड एज डिफ्यूजन। बट जो मैंने पंक्चर वाला एग्जांपल दिया, दैट इज डिफाइंड एज एफ्यूजन। तो इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके दो पार्टीशंस हैं। यहाँ पर वैक्यूम है और यहाँ पर O2 गैस है किसी प्रेशर पे। अब मान लो यहाँ पे मैं एक छोटा सा होल कर दूँ, बहुत छोटा सा। इस होल के थ्रू क्या है, O2 निकल रहा है। ठीक है, अगेन जीरो प्रेशर, इसका प्रेशर इधर कुछ है और वहाँ पर जीरो है, तो प्रेशर इस जीरो प्रेशर के अगेंस्ट से जा रहा है। गॉट इट? और कब तक जाएगा? तब तक जाएगा जब इस तरफ और इस तरफ प्रेशर दोनों सेम ना हो जाए। तो डेफिनेशन वही है, बस ये है कि अभी इस वाले में एरिया थोड़ा बड़ा था पास होने वाला, यहाँ पे तो बिल्कुल ही बड़ा एरिया, आगे के इतना बड़ा एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ दी होल कंटेनर। यहाँ पर छोटा सा है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी एसेंशियली सेम है। ठीक, तो लिखो, मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर
थ्रू अ पिन होल एरिया, थ्रू अ पिन होल एरिया, ठीक है। जो पिन होल एरिया है उसको और नाम भी दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं ऑरिफिस, ठीक है। ये नाम शायद ये वर्ड शायद पहली बार सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन ऑरिफिस का मतलब भी यही होता है कि पिन होल हो, ठीक है। ऑरिफिस या फिर वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रैवल कब तक होगी, टिल प्रेशर ऑन बोथ साइड्स बिकम इक्वल, ठीक है। तो गॉट इट। नाउ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, ठीक है। GLD या GLE जो भी चाहो तुम बोल सकते हो। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज GLD और GLE, ठीक है, कोई सा भी नाम दे सकते हो। मैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन नाम से ही इसको बोलता हूँ क्योंकि आदत पड़ गई अब मेरे को। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोल रहा हूँ, मतलब ग्राम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन भी है वो, गॉट इट। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि भाई अगर गैस जितनी ज़्यादा हैवी होगी, जितनी ज़्यादा हैवियर गैस होगी उतना ही स्लो पास होगी वो थ्रू दी ऑरिफिस, है ना। उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा या रेट ऑफ एफ्यूजन होगा वो उतना ही स्लो होगा। बात सही है, सिंपल विजडम है ना, बेसिक चीज़ है। जैसे कोई मोटा आदमी हो, कोई पतला आदमी हो, नो ऑफेंस टू एनी पतला आदमी, नो ऑफेंस टू एनी मोटा आदमी या व्यक्ति, ठीक है, या नारी, स्त्री, ठीक है भाई। तो मोटा व्यक्ति जो होता है वो किसी दरवाजे से अगर उसे निकलना होगा तो बहुत स्लोली निकल पाएगा, लेकिन अगर पतला व्यक्ति होगा तो फट से भागेगा। तो उसी तर्ज पे अगर मैं कहूँ कि एक कंटेनर में, जैसे मान लो यहीं पे मैंने H2 और O2 दोनों, H2 और N2 दोनों रखा हुआ है, H2 और N2। ये ध्यान रखना यहाँ पे जो गैसेज होनी चाहिए नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। अगेन ये चीज़ शायद मैं बोलना भूल गया, इसमें लिख लेना भाई, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए गैसेज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए गैसेज। जैसे यहाँ पे H2 और N2 के लिए मैंने लिखा, अगर तुम बोलोगे सर इससे तो NH3 बनता तो 500 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, कम टेम्परेचर पे नहीं बनता, ठीक है। तो H2 और N2 को अगर मैंने मिक्सचर लिया है इसमें, ठीक है, दोनों का मान लो PH2 जो है दैट इज इक्वल टू, सॉरी PH2 जो है दैट इज इक्वल टू PN2, मतलब दोनों का प्रेशर सेम है। तो अगर यहाँ पर जब तुम देखोगे H2 और N2 दोनों आएंगे, यहाँ पर H2 का जो मास होगा, सॉरी मोल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, मतलब H2 ज़्यादा रफ्तार से इधर से आया है एज़ कम्पेयर टू N2, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। तो लिखो, just as a thinner man can walk faster than a fatter man, just like a thinner man can walk faster than a fatter man, ठीक है। A lighter gas effuses faster than a heavier gas, ठीक है। A lighter gas effuses faster than a heavier gas, ठीक है। अब इसी पे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बेस्ड है, उसका जो स्टेटमेंट है वो लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरीके से याद रखना ताकि एग्जाम में लिख सको। देखो भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, प्रेशर कॉन्स्ट, इनफैक्ट ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये इसमें तीन चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, वी कांस्टेंट, सॉरी वी नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाई होना चाहिए। सॉरी हाई कह रहा हूँ यार, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जब ये होगा तो जो अभी स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ वो वैलिड होगा। हालांकि इसका जो जनरल फॉर्म है वो भी मैं लिखवा दूंगा, बट जो स्टेटमेंट इसका है भाई साहब का, वो स्टेटमेंट इन तीनों के कांस्टेंट रहने पे ही पॉसिबल है, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो लिखो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर,
comma the rate of diffusion at constant pressure and temperature, comma the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density is of the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density और मोलर मास और वेपर डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी, मोलर मास और वेपर डेंसिटी. ठीक है, अंडर रूट. यहाँ पर हमने क्या देखा था कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो दिख रहा था कि भाई जितना ज़्यादा वेट होगा उतना स्लो मूव करेगा, तो हम अज्यूम कर लेते कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, लेकिन यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ मोलर मास. तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके देखा होगा और तब तो उनको समझ में आया कि 1/m नहीं, 1/√m है. तो जो रेट की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m. ये इसका फॉर्म है. ठीक है, गॉट इट. अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ये बोला RD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√d. यहाँ पर जो ये D है, दिस इज डिफ्यूजन, और ये जो D है दिस इज डेंसिटी. मैंने इसके लिए भी बोला ना, ये और ये सेम है. कैसे, देखो डेंसिटी ये है. मान लो मैं RD1 की बात करता हूँ, RD2 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D2/D1 आ जाएगा. अगर मैं D2/D1 की बात करूँ, इसको मैं मतलब D2 गैस जो है उसको मैं DH2 से डिवाइड कर दूँ और DH1 को भी मैं DH2 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या ये रेशो चेंज होगा? नहीं चेंज होगा. इसको हम क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वेपर डेंसिटी ऑफ 2 और वेपर डेंसिटी ऑफ 1 है ना. तो RD1 इज इक्वल टू RD2. ठीक है, अभी वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, VD2 इंटू 2 अपॉन VD1 इंटू 2. इसका अंडर रूट ले लो तो क्या आ जाएगा, M2/M1. ठीक है, डेंसिटी ऑफ H2 से डिवाइड किया ना, इसलिए वेपर डेंसिटी आ गई. इसको 2 से मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, M2/M1. तो तुम देख रहे हो कि इससे भी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये तीनों चीज़ें सेम है ना. यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि दैट RD1 या RD इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m. हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दैट ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है. at constant volume and at constant pressure and temperature as well as same area of cross section of the orifice, जो भी वो छेद है. अब एरिया की बात थोड़ा सा हम करते हैं. जैसे एरिया में अगर मैं बात करूं कि एक H2 रखा है कंटेनर में और उसका ऑरिफिस जो है वो छोटा है, उसका एरिया छोटा है. एक कंटेनर में सेम प्रेशर पे O2 रखा हुआ है, लेकिन उसके में जो ऑरिफिस का एरिया है वो बड़ा है, तो किस में से रेट ज़्यादा हो सकता है? इस केस में O2 का रेट ज़्यादा भी हो सकता है. तो अगर रेट हमें देखना है तो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में देखना होगा, है ना. और अगर हम देखें कि रेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पे बढ़ रहा है ना, तो इन सब चीज़ों को अगर मैं पुट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, और प्रेशर में अगर बढ़ाऊँ, प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसका रेट भी ज़्यादा होगा. तो इन सब चीज़ों को अगर मैं काइंड ऑफ क्लब करना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इन जनरल, ठीक है, इन जनरल R इज़ इक्वल टू या R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इंटू A अपॉन अंडर रूट ऑफ M इंटू T. ठीक है, और R की जो वैल्यू आती है वो आती है PA अपॉन 2 पाई
MKT, ठीक है, ये आती है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आती है। गॉट इट। ये याद ना भी हो, इतना याद रह जाए बस कि प्रेशर और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M और T के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। गॉट इट। इतना ध्यान रह जाएगा तो काफ़ी है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लाइक R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस होल क्वांटिटी। गॉट दैट, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, तो इसमें लिख लो। अच्छा, R को डिफाइन भी तो करना है। R को डिफाइन करने के 3 तरीके होते हैं। R जो है वो या तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो निकल रही है उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, या उसके कितने मोल्स निकल रहे हैं उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, या कि उसने किसी ट्यूब में, ठीक है ना, थिन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली ट्यूब में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो रेट हमेशा किसी भी क्वांटिटी का रेट जो होता है वो पर यूनिट टाइम में ही आता है, ठीक। तो पहले एक स्टेटमेंट लिख लो इसमें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो लिखो, रेट इज़ डिफाइंड एज फर्स्ट वॉल्यूम डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, सेकेंड वॉल्यूम नहीं, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड और एफ्यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड और एफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड और एफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, थर्ड वाला जो डेफिनेशन है इसकी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द गैस इन अ थिन ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन a thin tube of uniform cross sectional area per unit time, that's the third definition, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चंस इसमें करेंगे, ठीक, एक कोई 2-4 क्वेश्चन करके फिर हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है जी। ओके, नाउ जैसे, अच्छा पहले क्वेश्चन से पहले इनके रेट तो लिख लूँ। जो R है इट कैन बी रिटन एज N/T और V/T, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको लिख लेना उसके आगे। क्वेश्चन, कैलकुलेट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HE to CH4, ठीक है, HE और CH4 का डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, RHE/RCH4 पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा दो, MCH4, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, MHE आ जाएगा, 16/4 का अंडर रूट विच इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ गैसेस के साथ दिए जाते हैं, जैसे He + CH4, ठीक है, H2 + O2, ठीक है, He + SO2 और CH4 + SO2, है ना। अगर तुम देखोगे इनका जो रेशो होता है, मास का रेशो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो इनको। नाउ अगर यही क्वेश्चन मैं बात करूँ, RHE = RCH4 RSO2, मतलब इन सब का प्रेशर, टेम्परेचर और ऑरिफिस का जो एरिया है वो सब सेम है, तो वो कितना आएगा, डेफिनेटली इसका कितना आएगा भाई, K/√MHE, है ना। MHE कितना हो जाएगा, 4, सीधे सीधे लिख लेते हैं यार,
फिर ये कितना आएगा k अपॉन अंडर रूट ऑफ 16, k अपॉन अंडर रूट ऑफ 32 और 32 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा k बाय 2, k बाय 4, k बाय 8। तो k से k कट गया, यहाँ 2, ये 2 और ये 4 आ गया। तो यहाँ आएगा 4:, इक्वल टू क्यों कर रहा हूँ मैं, इस टू करना पड़ेगा ना यहाँ पे, 4:2:1 आएगा। ठीक है जी। सेम वे एक ऐसा है कि एक अननोन गैस है। ठीक है, क्वेश्चन है एन अननोन गैस, an unknown gas has rate of diffusion an unknown gas has a rate of diffusion 1.3 times less than that of O2, less than that of O2। ठीक है, calculate the molar mass of the gas, that is the question। An unknown gas has rate of diffusion 1.3 times lower than, yes, smaller than the rate of O2। तो अगर हम इसको देखें Rx मतलब X2 गैस है, मतलब X गैस है, अगर वो अपॉन RO2 अगर हम देखें तो क्या आएगा 1/1.73, नॉट 1.3, 1.73। ठीक है, तो Rx अपॉन RO2, या फिर उल्टा अगर देखें, उल्टा करके देख लेते हैं क्योंकि दिया जिस तरीके से उस तरीके, RO2 के 1/3 टाइम्स है, Rx जो है वो RO2 के 1/73 टाइम्स है, ये वो कह रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो वर्ड्स बोले उसका मतलब ये है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/√3 लिख सकता हूँ। तो Rx इज इक्वल टू, या Rx अपॉन RO2 इज इक्वल टू 1/√3 आ रहा है। ये इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ MO2 अपॉन MX। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट हटा दो, इसका अंडर रूट हटाओगे तो क्या आएगा 1/3 इक्वल टू MO2 अपॉन MX। यहाँ पे क्या आएगा MX इज इक्वल टू 3 टाइम्स MO2, दैट इज़ 3 × 32 96। ठीक है जी, 96। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आ गया, बाकी का हम आगे देखेंगे। ठीक, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में लिख लेना, लाइक करो भाई, कमेंट कर दिया करो, रीच बढ़ती है। ठीक है, और बच्चों को पता चलेगा। गॉट इट, चलो बाय, टेक केयर।